after marriage, what are the legal responsibility of a husband? सेम स्टैंडर्ड का आपको उसको लाइफस्टाइल देना पड़ेगा। और अगर वाइफ पूरा अर्न कर रही है फुल भी, तब भी हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब अपना वाइफ अपने पैसे ना खर्चे। यस, इट्स योर ड्यूटी ओनली। बीइंग अ मेल, बीइंग अ हस्बैंड, इट्स योर ड्यूटी। डिवोर्स आप शादी करते हैं तो इस माइंडसेट से डेफिनेटली ना करें कि मेरे को 2-4 महीने बाद अलग होना है। तो ये क्या डर्टी गेम्स सर आती हैं? पता है कि मेरे 70 इयर्स का फादर इन लॉ है, उसने मेरे साथ रेप के एलिगेशंस आते हैं। अगर ये एलमनी कैसे डिसाइड होती है? आपका स्टैंडर्ड क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, आप अर्निंग क्या है, आप आईटीआर कितने का फाइल कर रहे थे, आप कोर्ट को अप्रोच करते हो, कोर्ट को अप्रोच करते करते आपको 6-7 मंथ लग जाएंगे। कल को आपने जाके कोई लॉयर एंगेज किया, फाइलिंग करते करते कोर्ट में मैटर टेकअप होते होते अपोजिट पार्टी को नोटिस भेजते भेजते कम से कम 5-6 मंथ। वो 5-6 मंथ के ड्यूरेशन में आपके साथ क्या होगा? एंड कोई चाहे कि मैं वन टाइम एलमनी देकर खत्म करना चाहता हूँ, मंथली वो नहीं देना चाहता, तो हाउ इट इज कैलकुलेटेड? तो हस्बैंड के नाम पे प्रॉपर्टी है, ठीक है, एंड ऑफिस है, प्रॉपर्टी है, एसेट्स हैं, उन सब में हिस्सा आपका कोई शेयर नहीं। व्हाट इन केस ऑफ किड्स? सबसे बुरा हाल होता है बच्चों का। एग्री। हस्बैंड को अगर सेकंड मैरिज करनी हो तो उसके लिए एक्सपेंसेस तो बहुत ज्यादा हो गए ऑब्वियसली। एंड अगर कोई एनआरआई है या कोई बाहर रह रहा है और शादी करके, जैसे पंजाब वाले ज्यादातर होता है कि बाहर चले गए लड़की को लेकर, एंड वहां पर उसको पता चल रहा है उनके अलग ही रिश्ते चल रहे हैं, अलग ही हिसाब किताब चल रहा है, एंड शी कम बैक, ठीक है, अब उसको डिवोर्स फाइल करना, हाउ शी विल डू दैट? ये सारे केसेस में डेफिनेटली बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अतुल सुभाष, दैट वाज वेरी मतलब इमोशनल थिंग। तो उन्होंने इतना बड़ा स्पीच भी दिया, इतना बड़ा रिकॉर्ड भी किया, एंड वो सब भी। वैसे केसेस में क्यों नहीं है मेल के लिए कोई भी, हस्बैंड्स के लिए कोई भी वो? और अब उस केस का क्या होगा, मतलब व्हाट डू यू थिंक? Hi everyone, don't forget to hit the like button, subscribe and hit the notification bell if you are liking my podcast all about moms and kids. And today we have advocate Ravi Gupta who will be telling us everything about divorce laws in India. So stay tuned and listen till the end to know more about Atul Subhash case also. Sir, after marriage, what are the legal responsibility of a husband? See, if you are getting married in India, डेफिनेटली इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइडिंग मेंटेनेंस। जो आपकी वाइफ का मेंटेनेंस है, उसके जो भी खर्चे हैं, एक्सपेंसेस है, इट्स योर ड्यूटी टू प्रोवाइड दैट। आप उसको शेल्टर प्रोवाइड करेंगे, जिस भी घर में आप लेके आते हैं उसको आपकी ड्यूटी, और जो स्टैंडर्ड का आप रह रहे हैं। बहुत बार ये होता है कि शादी हुई, कुछ प्रॉब्लम्स हुए, तो आप उसको किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हो। शायद आपका एक स्टैंडर्ड है कि सपोज 50,000 उस एरिया का रेंट होगा, अब उसको सडनली आप शिफ्ट कर दे 10,000 के रेंट में, तो ये पॉसिबल नहीं। सेम स्टैंडर्ड का आपको उसको लाइफस्टाइल देना पड़ेगा, उसको फूड, सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वंस यू आर गेटिंग मैरिड इन इंडिया। नो मैटर व्हाट वाइफ ऑन कर रही है नहीं कर रही है, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई आप ऑन करो, मैं ये प्रोवाइड नहीं करूँगा। बीइंग अ हस्बैंड, इट्स योर लीगल एंड मोरल, ऑब्वियसली इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर वाइफ पूरा अर्न कर रही है फुल भी, तब भी हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब अपना वाइफ अपने पैसे ना खर्चे। सी, वाइफ ऑब्वियसली वाइफ इज अर्निंग, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ड्यूटी से भाग जाओगे। फिर सी, इन इंडिया मैरिज इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, तो आपकी सर्टेन ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो कि ऑलरेडी हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में और बहुत सारे लॉज हैं जिसमें प्रोवाइडेड है, जो कि आपको मेंटेन करना ही है उसको। और ये तो बात होगी कि चलो वो अगर अर्न करिए तो मैं क्यों दूँ, वो आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि भाई अगर हम शादी कर रहे हैं तो ये तुम्हारी ड्यूटीज है, एटलीस्ट तुम ये बिल्स पे कर सकते हो, ये बिल्स आई विल लुक आफ्टर ऑल दीज बिल्स। तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, बट यस, इट्स योर ड्यूटी ओनली। बीइंग अ मेल, बीइंग अ हस्बैंड, इट्स योर ड्यूटी। और हम क्या प्रोसेस है कि हमें डिवोर्स फाइल करना है, तो हम फर्स्ट कैसे जाएंगे, या फर्स्ट क्या हमें अप्रोच रहेगा? डिवोर्स एंड बोथ द साइड से, मतलब हस्बैंड की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वाइफ की तो एज सच कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जितना मैंने पढ़ा, बट व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वाइफ? बीइंग अ वाइफ यू हैव टू मेंटेन योर हाउस एज वेल। जो आपकी मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशंस होते हैं वो भी आपको फुलफिल करने हैं। सिर्फ ऐसा ठीक है हस्बैंड को एक मेंटेनेंस देना है, उसको सारा रोल प्ले करना है जो भी एक हस्बैंड का होता है, बट एट द सेम टाइम बीइंग अ वाइफ यू हैव टू लुक आफ्टर योर फैमिली एज वेल। आपको अपनी फैमिली, इन लॉज का, हस्बैंड का, ये हाउस होल्ड चोर्स का भी ध्यान रखना पड़ता है सर्टेन केसेस में। बिकॉज क्या होता है कि अगर आप
ये ड्यूटीज से भागते हैं तो हस्बैंड के पास राइट बन जाता है, वो क्रुएल्टी में काउंट होता है। अगर सपोज मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन है, यू हैव टू लुक आफ्टर योर फैमिली, तो आप अगर वो फुलफिल करने में फेल हो जाते हैं या फिर आप जानबूझ के नेग्लेक्ट करते हैं कि भाई मुझे नहीं करना, मैं आया हूँ इस घर में, मुझे नहीं करना, मैं क्यों करूँ, ऑब्वियसली दैट इज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स इन इंडिया। हस्बैंड कैन क्लेम डिवोर्स ऑन दैट बेसिस, दैट इज क्रुएल्टी, क्रुएल्टी में काउंट होता है। तो क्रुएल्टी इज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स इन द हिंदू मैरिज एक्ट। क्रुएल्टी कंसीडर करके हस्बैंड कैन टेक डिवोर्स, बट इसके लिए जो आप बीइंग अ वाइफ, आपकी भी ये ड्यूटीज होती है टुवर्ड्स योर फैमिली, न्यू फैमिली, जिस फैमिली में आप जाते हो आपकी भी सर्टेन ड्यूटीज होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, आप जिससे भाग नहीं सकते हो। तो लोगों को लगता है कि ठीक है सिर्फ हस्बैंड है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एट द सेम टाइम वाइफ की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज और ऑब्लिगेशन होते हैं, यू कैन नॉट रन अवे। सो हस्बैंड किस किस उस पे डिवोर्स फाइल कर सकता है, रीजंस हो सकते हैं? थोड़ा सा मैं इससे पहले एक स्टेप आना चाहूंगा। डिवोर्स आप शादी करते हैं तो इस माइंडसेट से डेफिनेटली ना करें कि मेरे को 2-4 महीने बाद अलग होना है, अदरवाइज यू हैव टू गेट सेपरेटेड। राइट। अगर कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम आता है, सिट टुगेदर, फर्स्ट ऑफ ऑल सिट टुगेदर, डिस्कस बिटवीन टू पार्टी। डिस्कशन में बोलो सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ, जैसे ही आप थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व किए उनका अपना कुछ ना कुछ चालू हो जाता है, वो चीजें और इंक्रीज होना है। आपके में अगर प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम है वो 10 प्रॉब्लम हो जाएगा अगर थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करते हो। राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल सिट टुगेदर, डिस्कस, कम्युनिकेट। प्रॉब्लम 90% प्रॉब्लम उधर ही सॉल्व हो जाना है। इन केस नहीं होता तो टेक कोई लीगल हेल्प, काउंसलर की हेल्प जो एक्सपर्ट है, जो उसमें आपको ढंग से गाइड कर सके। ओके। इन केस ये सारी चीजें अगर फेल हो जाती हैं, अगर लगता है कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, देन गो फॉर डिवोर्स, बट एट द सेम टाइम आपको डिलीजेंट भी होना है कि किस ग्राउंड पे मैं जा रहा हूँ। बिकॉज आज के डेट में बहुत सिली सिली चीजों पे भी लोगों को जाना है, हम तो कोर्ट जा रहे हैं। हाँ। सर्टेन प्रोविजंस है हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में या फिर मुस्लिम्स में भी, क्रिश्चियंस में भी, या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट। ओके। स्पेशल मैरिज एक्ट तब एप्लीकेबल होता है जो डिफरेंट रिलीजन के लोग शादी करते हैं, तो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर में वो शादी करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हम फाइल करें तो क्या क्या ध्यान देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी डॉक्यूमेंट्स है आप वो अपने पास रखें। अगर ये जा रहे, दो तरीके के डिवोर्स होते हैं सबसे पहले तो, एक म्यूचुअल कंसेंट और दूसरा होता है कॉन्टेस्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टेस्टेड की बात कर लेते हैं। अगर कॉन्टेस्टेड में आते हैं तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंटेशन आपकी, आपके स्पाउस की क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, क्योंकि एक लेवल पे आप आगे जब आप खुश नहीं हो सकता तो ऑब्वियसली एक, अगर आप इंडिया में कोई भी मर्डर भी कर दे तो यू आर द सफरर, जो मर्डर करता है वो सफर करेगा, बट इन मैट्रिमोनियल केसेस एंटायर फैमिली सफर्स, सो यू हैव टू बी डिलिजेंट। सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे प्रॉपर्टी पेपर्स एटलीस्ट आप ये करें कि उसका फोटो कॉपीज, उसके जो भी बैंक बैलेंस है, एसेट्स है, इनके सारे रखें, सो दैट वो कल को काम आने वाले कॉन्टेस्टेड डिवोर्स में। बिकॉज मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ डोंट गो फॉर कॉन्टेस्टेड डिवोर्स। अगर डिवोर्स का एक सिचुएशन भी आ गया, सिट टुगेदर, आप म्यूचुअल के लिए जाओ। कॉन्टेस्टेड में इट्स वेरी डर्टी गेम। आप एलिगेशन लगाते हो, आपका स्पाउस लगाता है, जो नहीं होता वो भी एलिगेशन आ जाते हैं। राइट। तो आपको ये सारी चीजें ऑलरेडी प्रिपेयर करना है, बिकॉज यू आर गोइंग फॉर बैटल, लीगल बैटल। एक नहीं होते, पैकेज होता है। राइट। इन इंडिया इट्स अ पैकेज, 6-7 केसेस का पैकेज आता है साथ में आपके, जैसे आप कोर्ट में एंटर करते हो। तो आप ये सारी चीजें कलेक्ट करने के बाद किसी लीगल ओपिनियन, किसी एक्सपर्ट से जाकर उनसे मिले, सारी चीजें डिस्कस करें, देन ऑब्वियसली यू हैव टू प्लान स्ट्रैटेजी, किस तरीके से मूव करना है हमको। क्योंकि जैसे ही चाहे वो वाइफ हो या हस्बैंड हो, एक केस अगर फाइल करता है उसके साथ 2-3 केसेस आने हैं, वाइफ के साइड से भी, हस्बैंड के साइड से भी 1-2 केसेस एटलीस्ट आने हैं। राइट। यू विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड। कोर्ट में आपको फाइल करना होता है, फाइल करने के बाद कोर्ट स्क्रूटनाइज करता है, कोर्ट भी देखता है कि क्या ये ग्राउंड है नहीं है, उसके बाद केस एडमिट होता है, सामने वाली पार्टी को नोटिस जाता है, देन सामने वाली पार्टी उसके अकॉर्डिंग अपने रिप्लाईज फाइल करते हैं, फिर ये लिटिगेशन प्रोसेस काफी लंबा है। काफी लंबा है। बट ये पहले एक मैंने सुना है कि जब हम डिवोर्स करने जाते हैं तो सबसे पहले आपको एक काउंसलर से ही मिलवाते हैं। नहीं, जब केस फाइल होता है, केस फाइल होने के बाद कोर्ट सजेस्ट करता है, ओह अच्छा, अब अपोजिट पार्टी को नेक्स्ट डेट पे आना है काउंसलर से। इसके लिए मैंने बोला कि पहले आप लीगल ओपिनियन हो, जब आपको लगता है कि नहीं हो सकता, सीक अ लीगल हेल्प। काउंसलर्स, मीडिएटर्स, आप आउट ऑफ द कोर्ट भी चीजें कर सकते हैं। राइट। कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। उधर अगर आपका सेटलमेंट हो जाता है, देन यू कैन गो फॉर म्यूचुअल डिवोर्स। और म्यूचुअल डिवोर्स इज द बेस्ट थिंग इन दिस कंट्री। मैक्सिमम 6 मंथ में आपका डिवोर्स हो जाना है, ओके, विदाउट एनी डर्टी गेम्स। तो दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन। सो ये क्या डर्टी गेम्स सर आती हैं, व्हाट हैव यू हैव सीन इन योर करियर?
अगर आप कोर्ट में जा रहे हैं तो सबसे पहले तो वेरियस एलिगेशंस, विद ड्यू रिस्पेक्ट आप सजेस्ट करते हो एडवोकेट को, एडवोकेट भी आपको 2-3 और एलिगेशन सजेस्ट करते हैं, बिकॉज आप जब तक ये ऐड नहीं करोगे आपको रिलीफ मिलना मुश्किल है। सो ये सारी एलिगेशन सर मेंटेनेंस के लिए होती है? बहुत सारी चीजों के लिए, डिवोर्स के लिए भी होता है, अच्छा। मेंटेनेंस के लिए भी होता है, प्रोटेक्शन के लिए भी होता है। प्रोटेक्शन हमारे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में मिलता है। ओके। एज आई टोल्ड यू, इट्स अ पैकेज ऑफ केसेस। हम्म। तो आप एलिगेशन, वो काम नहीं कर रही थी, मेरे को गाली दिया हस्बैंड ने, या फिर मेरे ब्रदर इन लॉ ने मेरे साथ छेड़खानी की, मेरे को ऐसे ऐसे सर्कमस्टेंसेस मेरे को टच किया, बहुत सारी चीजें आती है। यहाँ तक किया था कि मेरे जो 70 इयर्स का फादर इन लॉ है, उसने मेरे साथ रेप के एलिगेशंस आते हैं, ये सारी चीजें भी देखने को मिलती है। तो उसमें तो वो 70 ईयर का जो फादर इन लॉ है, मतलब वो उसको ही इतना वो लगेगा कि मतलब व्हाट काइंड ऑफ एलिगेशन इज दिस? दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, पूरा फैमिली उसमें पिसता है, पूरा फैमिली को सफर करना पड़ता है। ऐसे ऐसे लोग जो वॉक तक नहीं कर सकते, जो ढंग से घर में, शायद वो बेड रिडन है, उन पे भी एलिगेशंस आते हैं, उनको भी कोर्ट जाना पड़ता है, उनको भी फेस करना पड़ता है। कोर्ट इमोशन पे नहीं चलता, ऑब्वियसली कोर्ट ट्रूथ पे जाता है। बट सिंस यू आर अ फीमेल, इफ यू आर पुटिंग एलिगेशंस, एंटायर फैमिली विल हैव टू गो टू द कोर्ट, नो मैटर व्हाट। तो इसके लिए आई ऑलवेज सजेस्ट, डोंट गो फॉर दिस कोर्ट केसेस, गो फॉर ऑलवेज म्यूचुअल डिवोर्स, बैठ के उसको चीजों को खत्म कर लो, राइट। इन सेंसिबल मैनर। सो अगर म्यूचुअल में जाते हैं तो क्या हमें वो 6 मंथ्स का टाइम है कि हस्बैंड वाइफ को अलग रहना है, ऐसा भी है ना? हाँ, ये कोर्ट प्रोविजन है, बट 2 साल पहले कोर्ट ने ऑलरेडी बोला था कि अगर ये लगता है कि इरिट्रीवेबल मैरिज है, जो ब्रेकडाउन इस तरीके से हो चुका है कि दोनों पार्टी साथ में नहीं रह सकती, या फिर दोनों पार्टी ऑलरेडी 2 साल से सेपरेटली रह रहे हैं, तो आप कोर्ट में एक वेवर एप्लीकेशन होता है अंडर 151 सीपीसी, उसको मूव करके 6 मंथ का कूलिंग ऑफ पीरियड है, उसको भी आप वेव ऑफ करा सकते हैं। अगर आज फर्स्ट मोशन हो गया, एक्चुअली होता ये है कि फर्स्ट मोशन के बाद सेकंड जो मोशन होता है उसमें 6 मंथ का गैप होता है, और वो गैप को आप वेव ऑफ करा सकते हैं थ्रू एन एप्लीकेशन। और इसके लिए प्रोविजन है कि चलो हीट ऑफ द मोमेंट में पार्टीज ने कोर्ट को अप्रोच कर लिया, देन दे रियलाइज कि नहीं, वी कैन लिव टुगेदर पीसफुली, इसके लिए वो 6 मंथ का कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, ओके। जिसको कि आज के डेट में ट्रायल कोर्ट भी वेव ऑफ कर सकता है अगर उसको लगता है कि दोनों पार्टी साथ में नहीं रह सकते। और अगर ये एलिमनी कैसे डिसाइड होती है? सी देयर इज नो फिक्स क्राइटेरिया, बट जब कोर्ट में मैटर जाता है तो कोर्ट देखता है आपका स्टैंडर्ड क्या है, लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, आपकी अर्निंग क्या है, आप आईटीआर कितने का फाइल कर रहे थे, ओके। आपके पास कितने एसेट्स हैं, लायबिलिटीज क्या है। इसके लिए 3 इयर्स का एसेट्स एंड लायबिलिटी का एक पूरा एफिडेविट फाइल कराया जाता है आपसे, जो कि आप उसमें लिख के देते हैं आपके पास क्या एसेट्स है, क्या आपकी लायबिलिटीज है, ये सारी चीजें आप कोर्ट में प्रोवाइड करते हैं। कोर्ट इन चीजों को भी कंसीडर करता है, कंसीडर करने के बाद कोर्ट देखता है तो 1/3 to 1/5 रेशियो जो जनरली कोर्ट देखता है उस हिसाब से आपको एलिमेंट प्रोवाइड करता है। अगर हस्बैंड कहे कि भाई पहले तो मैं इतना कमा रहा था, अब अपनी कंपनी से कम सैलरी लेना शुरू कर दे, एंड दिखाए कि मैं तो बस जैसे 50,000 ही कमा रहा हूँ, तो इसमें क्या 1/3 ले लो मेरी 20,000 या 15,000? ऑब्वियसली तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप कैसे कोर्ट को ये सारी चीजें अप्राइज करोगे। सी कोर्ट डोंट हैव दिस मैकेनिज्म कि वो जाए आपके हस्बैंड के ऑफिस में और सारी चीजें लेके आए, यू विल हैव टू बी डिलिजेंट, दैट्स व्हाई आई सेड आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं, सारे प्रूफ जमा करने हैं। कल को 1 लाख कमा रहा था अगर सपोज, आज की डेट में उसका 50,000 कैसे हो जाएगा, और व्हाट सर्कमस्टेंसेस इज गेटिंग नाउ 50,000, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कोर्ट को प्रोवाइड करने हैं। एंड हियर कम्स जो कोर्ट होता है उसका जुडिशियल माइंड अप्लाई करने है। तो कोर्ट ये भी चीजें फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस देखता है, कल को बोला कहा आज आपकी किस सर्कमस्टेंसेस में 50,000 हो गया, कोर्ट देखता है क्या एक्चुअली कंपनी 50,000 दे रही है या फिर मैनिपुलेट करके 50,000 आज की डेट में सैलरी ले रहा है अपनी कंपनी से। ओके। तो कोर्ट भी अपना जुडिशियल माइंड यूज करके एक जजमेंट पे आता है। अदरवाइज कल को कोई भी बोले कि भाई आज तो मैं कुछ नहीं कमा रहा, इन दैट सर्कमस्टेंसेस बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हस्बैंड बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं कमा रहा आज के डेट में। अगर कोर्ट को कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता कि यस इज नॉट अर्निंग, देन आल्सो कोर्ट कंसीडर कि आप 18-20,000 तो अर्न कर सकते हो, दिस इज मिनिमम स्टैंडर्ड, मिनिमम वेजेस के अकॉर्डिंग आप 18-20,000 एटलीस्ट आप अर्न कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग कोर्ट आपको मेंटेनेंस ग्रांट करता है। मतलब अगर कोई बहुत ही पुअर है, इन जेन्युइनली केसेस, वैसे तो मैं कहूंगी कि वो लोग तो जाते भी नहीं है डिवोर्स के लिए, ठीक है, एंड
और ही कांट अफोर्ड, तो भी उसको एलिमनी देनी ही देनी है, तो भी उसको मेंटेनेंस देना ही देना है। Supreme Court clearly said, beg, borrow, steal. That's your ओह! problem. आप चोरी करके लेके आओ, भीख मांग के लेके आओ, आपकी ड्यूटी है। आपको मेंटेन करना है अपनी वाइफ को, नो मैटर व्हाट। आप बोलो जी आज मेरे से कुछ नहीं हो रहा, उससे कोई लेना देना, या तो आप जेल जाओ। ओह! जो प्रोविजंस है पहले सीआरपीसी 125 में था, अब बीएनएसएस चेंज कर दिया। तो इसमें प्रोविजन है कि अगर आप मेंटेनेंस नहीं प्रोवाइड करते हो, इट्स अ सिविल मैटर, बट आप मेंटेनेंस नहीं प्रोवाइड करते हो तो आपको क्रिमिनल लायबिलिटी बन जाती है। कोर्ट कैन पुट यू बिहाइंड बार्स एज वेल। तो कोर्ट को उससे फर्क नहीं पड़ता। आपने शादी किया है, दैट्स योर ड्यूटी, यू हैव टू मेंटेन। तो अगर वाइफ अर्न कर रही है तब भी शी कैन आस्क फॉर मेंटेनेंस? सी वाइफ, इफ वाइफ इज अर्निंग, हस्बैंड इज अर्निंग, उसमें ये देखा जाता है कि कौन कितना अर्न कर रहा है, वो रेशियो देखा जाता है। सपोज अब इफ वाइफ इज अर्निंग 20,000, हुँ। हस्बैंड इज अर्निंग 2 लाख, तो वो इक्वालिटी, वो पैरिटी नहीं आ सकती। तो हाँ। कोर्ट इन दैट सर्कमस्टेंसेस डेफिनेटली कोर्ट विल प्रोवाइड मेंटेनेंस। ओह! और उसको अपने ही मैंने मतलब कि अपने ही घर टाइप का घर लेकर देना पड़ेगा उसको। एग्जैक्टली, दैट इज मतलब वो लाइफ़स्टाइल उसको मैच करना पड़ेगा। मेंटेन करना पड़ेगा। यस, चाहे वो मतलब करे मतलब मैनेज कर पाए या ना कर पाए। सपोज अगर एक लड़की बहुत पुअर फैमिली से आ रही है, हाँ। बहुत पुअर मार्जिनलाइज फैमिली से आ रही है, आप एक वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हो, बीइंग अ मेल, अब शादी करके लेके आते हो, फ्रॉम द फर्स्ट डे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आप वही स्टैंडर्ड प्रोवाइड करोगे, लिविंग स्टैंडर्ड, वही सारी चीजें प्रोवाइड करोगे। यू कैन नॉट रन अवे। तो आपको सेम स्टैंडर्ड का, उसको अगर सेपरेट पास हो रहा है, ऑर्डर पास हो रहा है, या फिर आप उसको सेपरेटली किधर रखना चाहते हो, सेम स्टैंडर्ड का हाउस, जो एक्सपेंसेस है यू विल हैव टू बेयर इट। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं जी मैं तो 10,000 ही दूंगा या 50,000 ही दूंगा, वॉट एवर इट इज, यू विल हैव टू प्रोवाइड नो मैटर वॉट। यू कैन नॉट रन अवे इन शॉर्ट। तो ये तो थोड़ा-सा मतलब फीमेल्स के एडवांटेज में है एंड मेल्स आर का वो है यस, थोड़ा-सा। यू कैन से सो, बिकॉज वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए सब लॉ लाए गए। ओके। वुमेन आज भी, ठीक है, सर्टेन केसेस इन मेट्रो सिटीज वुमेन आर मोर एम्पावर्ड, दे आर एजुकेटेड, हाँ। उनको सारी चीजें मिल जाती हैं, बट रियलिटी इज मोस्ट ऑफ द वुमेन, हमारा जो देश है, भारत और इंडिया है, दो है, आई हुँ। बिलीव इंडिया एंड भारत। भारत बहुत पुअर है, बहुत पीछे है, जिधर वुमेन को मालूम भी नहीं है कि मेरा राइट है, उनको ये तक नहीं राइट। मालूम है कि कोर्ट में जाते कैसे हैं। उनको प्रोटेक्शन के लिए स्पेशली बनाए गए थे लॉज। यस, मिसयूज है, नो डाउट, कोर्ट्स आर आल्सो सेइंग मिसयूज बहुत सारे लॉज की, बट मोस्ट ऑफ द वुमेन दे आर नॉट नोइंग व्हाट इज द लॉ, मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या लॉज है। हुँ, हुँ, मेट्रो हुँ। सिटी में क्या आपको लगता है कि मेट्रो सिटीज में डोमेस्टिक वायलेंस वुमेन के साथ नहीं होता? आई थिंक मेट्रो सिटीज़ में होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। देयर आर नंबर ऑफ केसेस। अच्छा। हाईली एजुकेटेड फैमिली, वेल टू डू फैमिली, जिसको कंसीडर करते हैं बहुत पैसे है तो ये वेल टू डू फैमिली है, हाँ। उनके घर में मार पिटाई होती है, वुमेन जाती है, वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लॉन्च करती है, एक फॉर्मल कंप्लेन दे दिया पुलिस वालों को, हाँ जी ठीक है मैडम हम देखते हैं, हुँ। पुलिस गलती से फोन कर दिया, वो आते हैं कुछ पैसे रखते, काम खत्म, अब जाओ किधर जाओगे। इवन इफ यू आर अप्रोचिंग द कोर्ट, आपके साथ मार पिटाई हो रही है, आप कोर्ट को अप्रोच करते हो, कोर्ट को अप्रोच करते करते आपको 6-7 मंथ लग जाएंगे। कल को आपने जाके कोई लॉयर एंगेज किया, फाइलिंग करते करते कोर्ट में मैटर टेकअप होते होते अपोजिट पार्टी को नोटिस भेजते भेजते कम से कम 5-6 मंथ। वो फाइव ओह सिक्स मंथ के गॉड! ड्यूरेशन में आपके साथ क्या होगा, बीइंग अ फीमेल, वो फीमेल के साथ होगा क्या। तो ठीक है, मिसयूज होते हैं लॉज, हम उसकी सिर्फ बात करते हैं, जो इसका डार्क साइड है, जो ग्रे एरिया, उसकी बात कोई नहीं करता। हुँ। ऑब्वियसली मिसयूज ऑफ लॉ है, बट सर्टेन लोगों की वजह से पूरे चीजों पे हम नहीं बोल सकते कि पूरा सब लोग, जितने भी लोग कोर्ट में आ रहे हैं सब मिसयूज कर रहे हैं। राइट, राइट, राइट। तो वी आर जस्ट एक कॉइन का एक साइड देख रहे हो, दूसरा साइड हम नहीं देख पा रहे। बट हाँ, ये इन सब के बीच में वो आपने जैसे बोला डर्टी गेम्स होती हैं, एलिगेशन इधर से लगा, एलिगेशन उधर से लगा एंड कोई चाहे कि मैं वन टाइम एलिमनी देकर खत्म करना चाहता हूँ, मंथली वो नहीं देना चाहता हूँ, तो हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड? एज आई टोल्ड यू, अगर आप कोर्ट में जाते हो, डेफिनेटली 1/3 to 1/5। हुँ। अगेन इट्स बेटर यू सिट, डिस्कस, खत्म करो, 1/3 to 1/5 आप रेशियो देखो। आप जनरली मिसकंसेप्शन होता है कि मैं फीमेल हूँ, मैं वाइफ हूँ, मेरे को 50% उसका शेयर मिल जाएगा। हुँ। डजंट वर्क लाइक दैट। अच्छा। उसका जो प्रॉपर्टी है, आप कल को उसमें क्लेम नहीं कर सकते कि मेरे को इसमें से इतना शेयर चाहिए। यस, वो प्रॉपर्टी डिसाइड करता है क्वांटम ऑफ एलिमनी, क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस, ओके। बट उसमें 50% शेयर यू कैन नॉट डिमांड। तो आप बैठो, इन चीजों को 1/3 to 1/5 के रेशियो में लेके उसको खत्म करो।
कोर्ट भी यही रेशियो जाता है, कोर्ट 50% ऑफ द प्रॉपर्टी आपको कभी नहीं देगा। जो मिसकंसेप्शन है कि नहीं मुझे तो 50% आपके पैसे चाहिए, सैलरी चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो कभी भी 1/3 1/5, नॉट मोर देन दैट। और जो हस्बैंड के नाम पे प्रॉपर्टी है, ठीक है, एंड ऑफिस है, प्रॉपर्टी है, एसेट्स हैं, उन सब में हिस्सा आपका कोई शेयर नहीं नहीं शेयर है, है। कोई शेयर नहीं है। अच्छा। ना हस्बैंड की प्रॉपर्टी में, ना हस्बैंड के ऑफिस में, किसी चीज में नहीं है। ओह। आपको सिर्फ मेंटेनेंस, आपको राइट टू रेसिडेंस, आपको रहने के लिए घर, जो कि प्रोवाइड होता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर में, अगर इफ दे आर नॉट प्रोवाइडिंग, ये ये दोनों चीजें आपको बेसिक मिलती है। अदरवाइज आप सोचो कि मैं उसमें शेयर ले लूं, उसका ये प्रॉपर्टी में से ले लूं, नहीं हो सकता। वो सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी, उसका नेटवर्थ डिसाइड करता है, क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस, क्वांटम ऑफ एलिमनी, आपको राइट टू रेसिडेंस किस जगह पे मिल रहा है, सेम घर में मिल रहा है या फिर किधर और रेंट पे लेके मिल रहा है, या फिर आपके लिए कोई प्रॉपर्टी खरीद के उधर बोला जा रहा है आप इस प्रॉपर्टी में रहो पीसफुली। राइट। तो इट डिसाइड क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस एंड एलिमनी। पर ये आप अच्छा की बात कर रहे हो म्यूचुअल के केस में, जिन्होंने बाहर म्यूचुअली बात कर दी, ठीक है, अब कोई म्यूचुअली नहीं जा रहा है, ठीक है, एंड दे वांट टू प्ले द डर्टी गेम है, एंड वो दिखाते हैं कि भाई मेरे हस्बैंड के पास तो 10 प्रॉपर्टी है, ठीक है, एंड मुझे तो एलमनी का जो है अमाउंट ये करोड़ में मिलना चाहिए, इतना मिलना चाहिए, ठीक है, एंड हस्बैंड क्या करता है, वो सारी प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर करना शुरू कर देता है, बिकॉज दैट्स व्हाट आल्सो आई हैव हर्ड इट हैपेंस। So in that case क्या सिनेरियो रहता है? You'll have to provide all the documents that husband was having this property. अभी ये ट्रांसफर कर रहा है अपनी मदर के नाम पे, सिस्टर के नाम पे, ब्रदर्स के नाम पे। कोर्ट कोर्ट को एटलीस्ट ये चीजें यू हैव टू अप्राइज, कोर्ट को बताना पड़ेगा कि आफ्टर दिस फाइलिंग ऑफ डिवोर्स केस और दीस थिंग्स हैपन, देन इन्होंने ट्रांसफर करना स्टार्ट करा। कोर्ट विल डेफिनेटली लुक इनटू दिस, और उसके अच्छा। अकॉर्डिंग कोर्ट, ठीक है, कोर्ट को प्रूफ चाहिए होता, बट कोर्ट इतना ब्लाइंड नहीं होता। आग की पट्टी आज वैसे भी निकाल दिया गया है। अच्छा। तो कोर्ट को दिखता है, आपको बस कोर्ट को बताना है, कोर्ट को डॉक्यूमेंट देने। डेफिनेटली कोर्ट विल डिसाइड, कोर्ट विल कंसीडर ऑल दोस थिंग्स। होता है लोग बहुत सारे डर्टी गेम खेलते हैं, अपनी प्रॉपर्टी जिसको उसको ट्रांसफर कर देते हैं अपने रिलेटिव्स में, बट आपको कोर्ट को दिखाना पड़ेगा दीज सर्कमस्टेंसेज हुए, इसके बाद इन्होंने ये प्रॉपर्टी इधर ट्रांसफर करा। कोर्ट विल डेफिनेटली कंसीडर दीज थिंग्स, और उसके हिसाब से आपको एलिमनी दिया जाएगा। तो भाग नहीं सकते इन शॉर्ट, बट यस करने वाले करते हैं। आप अगर विजिलेंट नहीं हो इसमें, डेफिनेटली हस्बैंड कुछ चीजों से बच सकता है। यू विल हैव टू टेक प्रोएक्टिव स्टेप्स। मतलब ये थोड़ा सा ये बट ये डर्टी गेम की तरफ है, जिनको ज्यादा से ज्यादा एलमिनाई चाहिए। राइट। अगर म्यूचुअल में करते हैं तो वो एक नंबर पे आएंगे एंड दे आर सेटल्ड। आज की डेट में जितने भी समझदार लोग हैं, दे आर गोइंग फॉर म्यूचुअल डिवोर्स। टाइम नहीं लगता, आपके पैसे का सेविंग है, आपकी फैमिली को हैरेसमेंट नहीं होता नेसेसरली। आपकी फैमिली कोर्ट में जा रही है, और आज भी हमारी सोसाइटी मानती है कोर्ट में जाना कोई अच्छी चीज नहीं है। राइट राइट। कोर्ट अच्छे लोगों की जगह नहीं है। तो डेफिनेटली यू कैन, आप खुद को और खुद की फैमिली को उससे सेव कर सकते हो। और ऐसा नहीं, आप एक मेंटल ट्रॉमा भी फेस करते हो, आप कोर्ट में जाते हो, इतने सारे एलिगेशंस आपके ऊपर, आपके फैमिली वालों के ऊपर, और कोर्ट में आप जाते हो, मालूम चला जज साहब ने आप कोर्ट में गए 12 बजे तक बैठ के चले आए, आज कुछ नहीं हुआ जी, 2 मिनट स्टेटमेंट हुआ चले गए, अपोजिट पार्टी गई, उन्होंने डेट ले लिया, काम खत्म हो गया। तो आप अपनी जॉब छोड़ के जाते हो, एक मेंटल स्ट्रेस में होते हो कि आज क्या होएगा, अच्छा मैंने पहले क्या स्टेटमेंट दिया था, आज क्या देना है। अगर मैनिपुलेशन है तो सी, आप ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ में जो हो रहा है एज इट इज आप कोर्ट में वही बात बोलते हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, सबका एडिशन डिलीशन उसमें होता है। तो आपको भी ये एक ट्रॉमा होता है कि भाई मुझे कोर्ट में क्या बोला था, आज क्या बोलना है। तो इन सब चीजों को भी आपको फेस करना पड़ता है। राइट, मतलब ये है थोड़ा सा मेंटल ट्रॉमा। आई सॉरी, आई ट्रूली एग्री। ये तो है ही कि अगर जिनको ज्यादा एल्मनाई चाहिए उसके लिए तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। व्हाट इन केस ऑफ किड्स? सी किड्स, व्हेन इट कम्स टू डिवोर्स, सबसे बुरा हाल होता है बच्चों का। एग्री। वो किसी भी एज के हो, 20, 25, 30, जो भी एज के हो, उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अगर बात करें हम जो बच्चे होते हैं उनकी कस्टडी का, अगर 5 इयर्स तक का बच्चा है तो उसकी कस्टडी मदर को जनरली है। 5 इयर्स से अबव है तो कोर्ट के लिए सबसे बड़ा चीज होता है, पैरामाउंट कोर्ट के लिए ये होता है कि जो बच्चा है उसका वेलफेयर देखता है कोर्ट। उसका वेलफेयर किसके साथ है, फादर के साथ है, मदर के साथ।
उसकी एजुकेशन किसके साथ अच्छी हो सकती है, मदर है उसके साथ हो सकता है, जो फादर है उसके साथ हो सकता है, फादर अगर अफोर्ड कर सकता है अच्छा एजुकेशन तो उसके साथ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को कोर्ट कभी भी जो चाइल्ड का वेलफेयर है उसको देखता है। अगर सपोज़ फादर का बिहेवियर अच्छा नहीं है, फादर डेली पी के आता है घर पे, तो ऑब्वियसली उसके साथ बच्चे का अपब्रिंगिंग अच्छा नहीं हो सकता। तो कोर्ट हमेशा उसकी कस्टडी फिर मदर को ऑब्वियसली देगा। हम बात करते हैं जब बच्चा बड़ा होता है 14-15 का इस एज का होता है, तो उसकी मर्जी भी कोर्ट देखता है कि किसके साथ वो रहना चाहता है, मदर के साथ या फिर फादर के साथ। बट एट द एंड ऑफ द डे कोर्ट कभी भी देखता है कि वेलफेयर बच्चे का किसके साथ है, मदर के ओके। साथ है या फादर के साथ। तो ये चीजें कभी भी कोर्ट कंसीडर करता है। अब बात करते हैं बच्चा जो होता है अगर सपोज मदर के साथ है तो उसका मेंटेनेंस का ड्यूटी फादर का होता है। हम्म। अगर वाइफ अर्न नहीं कर रही है या फिर बहुत कम अमाउंट अर्न कर रही है तो जो फादर होता है उसको पे करना पड़ता है उसके जो भी एक्सपेंसेस है। अगर राइट। मेल है तो उसका 18 ईयर्स तक, अगर फीमेल है तो टिल द एज ऑफ मैरिज, जब उसकी शादी होती है तब तक उसका अच्छा, उसका सारा चाहे ड्यूटी मैरिज 30 पे हुई। ऑब्वियसली दैट्स हिज ओह। रिस्पांसिबिलिटी। उनके एजुकेशन का ये सारी चीजें का रिस्पांसिबिलिटी भी फादर का होता है। और अब बात आज के डेट में कोर्ट भी प्रमोट कर रहा है को पेरेंटिंग के लिए। आप को अच्छा, पेरेंटिंग मैं के लिए जाओ। आपको एक स्टॉप करके पूछना चाहूंगी कि अगर लड़की 30 तक हो तो वो मंथली करेंगे या फिर वो वंस देकर भी छूट सकते हैं, मतलब फादर्स। फादर अगर उस पर अग्री करता है, अपोजिट पार्टी भी उस पर अग्री करती है तो यस, वन टाइम आप वन पेमेंट टाइम दे करके के भी आप उससे बाहर आ सकते बाहर आ सकते हैं, हाँ। हैं। या फिर अगर कोर्ट में जा रही है, कोर्ट में चीजें लोग खींच रहे हैं तो डेफिनेटली कोर्ट उसके हिसाब से मंथली इंस्टॉलमेंट आपको जरूर बोलेगा कि आप इतना अमाउंट उसके दो एक्सपेंसेस पे। दैट्स योर ड्यूटी। आप उससे भाग नहीं सकते एट एनी कॉस्ट। मतलब हस्बैंड को अगर सेकंड मैरिज करनी हो तो उसके लिए एक्सपेंसेस तो बहुत ज्यादा हो गए। ऑब्वियसली मतलब इट्स वेरी ऑब्वियस कि अगर उनको सेकंड मैरिज के लिए जाना है तो उनके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो गए। उनको पहली को भी देखना है, दूसरी को भी देखना है। एग्जैक्टली आप, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू, ये वुमेन प्रोटेक्शन के लॉज बनाए गए। हाँ, तो कहीं ना कहीं वुमेन के साइड में इंक्लाइंड है लॉज। इंक्लाइंड है। तो आप भाग नहीं सकते हो, आप दूसरी शादी करो, तीसरी करो, नो मैटर व्हाट, आपके बच्चे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। को पेरेंटिंग राइट। पे आज के डेट में कोर्ट भी थोड़ा सा इंक्लाइन हो रहा है कि भाई आप दोनों मिलके साथ में करो। भले हुँ, किसी के पास बच्चा रहे, आपके साथ 6 महीने रहे, 6 महीने फादर के साथ रहे, बट एट द सेम टाइम उसका एजुकेशन, उसका स्कूलिंग हैम्पर नहीं है। ओके। और एक्सपेंसेस दोनों पार्टीज बेयर करेंगे इफ दे आर केपेबल। को पेरेंटिंग पे जोर दे रहा है। रेस्ट अगर मदर के साथ है और अगर फादर उसको पेमेंट कर रहा है तो उसको विजिटेशन राइट कोर्ट जरूर देता है कि आप अच्छा, मंथ में, वीक में, इस पर्टिकुलर डे पे, इस पर्टिकुलर टाइम पे आप मिल सकते हो अपने बच्चे से। अच्छा, कोर्ट, इवन कोर्ट कैन नॉट डिनाई। ओके। मतलब तो अगर मदर डिनाई नहीं कर सकती है अगर फादर उनसे मिलना चाहता है तो, बच्चे से मिलना चाहता है तो। कंडीशन इज यू आर पेइंग फॉर हिज और अच्छा, हर मेंटेनेंस। मेंटेनेंस, आप बोलोगे मैं पे नहीं कर रहा फिर मैं मिलना चाहूंगा तो नेवर। नेवर। कोर्ट आपको कैसे भी करके बोले आप मेंटेनेंस पे करो, भले आप मिलना चाहते हो नहीं मिलना चाहते, दैट्स सेकंड पार्ट। एंड ये लॉस थोड़े से हैं, मतलब राइट। अगर बच्चा 5 इयर्स से छोटा है, ठीक है, एंड दोनों पार्टीज आर रिच, मतलब गर्ल इज ऑल्सो अर्निंग एंड मतलब खुद अर्न कर रही है एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट एंड इवन बॉयज साइड इज, ठीक है, देन हाउ कोर्ट डिसाइड्स। स्टिल दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू आर अ फादर। ओके। Yes. Certain rules, regulation, laws are there. आपको ही मेंटेनेंस देना है, बच्चे का मेंटेनेंस आप भाग नहीं सकते। हाँ, वाइफ है, डेफिनेटली कोर्ट उसको नहीं ग्रांट करेगा बिकॉज शी इज केपेबल इनफ टू डू ऑल दोस हम्म। थिंग्स। बट आपका बच्चा है, आपकी ड्यूटी है, आपको ही मेंटेन करना है। इवन रिसेंट 10th जनवरी मिस्टर महतो के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि अगर वाइफ, आपका एक्सेस है वाइफ के पास, आप आपके साथ फिजिकल रिलेशन है, सारी चीजें हैं, और ड्यूरिंग दोज पीरियड्स आपका वाइफ किसी और के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में है, उसकी वजह से कोई बच्चा अगर पैदा होता यस, है, दैट्स व्हाट आई हर्ड, या राइट। सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप बच्चे के मेंटेनेंस से भाग नहीं सकते। बच्चा तो फादर का है ही नहीं ना। See, इसमें ये, एज आई टोल्ड यू, कोर्ट हमेशा बच्चे का जो राइट्स है उसको पैरामाउंट रखता है, बच्चे का वेलफेयर पैरामाउंट रखता है। आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम, बच्चा क्यों उसमें पिसेगा? तो कोर्ट कभी भी ये देखता है कि बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है। तो कोर्ट बच्चे के ओरिजिनल फादर को क्यों नहीं अप्रोच करता? See, that's why I told you, if original father comes into the picture, हम्म। things will become worse for this kid as well. तो इसके लिए बच्चों को कभी भी कोर्ट साइड में रख के, आप हस्बैंड वाइफ हो, आपका प्रॉब्लम है, डेफिनेटली आप फाइट करो, लेकिन अभी बच्चे का वेलफेयर
इसमें आपकी वजह से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसका एजुकेशन, उसका मेंटल वेलबींग, उसका अपब्रिंगिंग ये हैम्पर नहीं होना चाहिए। बट दिस इज कंप्लीटली अडल्टरिंग एंड इसका कोई लॉ नहीं है कि अगर मतलब ये दिस इज ऑब्सीड यार। ये तो मतलब मेल के लिए बहुत वो है कि अगर उसका बच्चा भी नहीं है उसको तब भी उसका वो देना पड़ रहा है मेंटेनेंस। दैट इज डिफरेंट पार्ट। आप 5 साल 10 साल केस लड़ो कि मेरा बच्चा नहीं है, वो सारी हाँ, चीजें आप डीएनए से प्रूव आप कर करो। सकते हो डीएनए टेस्टिंग से प्रूफ के मेरा बेबी नहीं है एंड आई डोंट वांट टू पे फॉर हिज मेंटेनेंस। सी, आप डेफिनेटली यू कैन प्रूव, बट ऐसे सर्कमस्टेंसेस में होएगा क्या? आप अगर वाइफ एडल्टरस रिलेशनशिप में है, पहले ही इसमें पनिशमेंट था, आज की डेट में नहीं है, तो आप वाइफ से डिवोर्स ले लो, लॉज आर देयर, आप उसको पनिश नहीं करा सकते, बच्चे के मेंटेनेंस से आप भाग नहीं सकते। अगर वो वाइफ से डिवोर्स ले लेता है बिकॉज वाइफ इज इन अडल्ट्री, ठीक है, देन ऑल्सो उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा वो बच्चे का जो उसका नहीं है। सी, डिवोर्स हो जाता है, एक्सेस नहीं था उस टाइम पे, उनके उनका कोई भी कॉन्जुगल राइट्स वो फुलफिल नहीं हो रहे थे, राइट। देन ही कैन रन अवे फ्रॉम दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लेकिन अगर एक्सेस है, दे आर स्टेइंग टुगेदर, उनके साथ रिलेशनशिप है, डेफिनेटली यू कैन नॉट रन अवे। एंड इफ हस्बैंड का कहीं और रिलेशनशिप होता है देन हाउ द थिंग्स गो, वाइफ कैन से के आई वांट टू गेट डिवोर्स। यस, शी कैन गेट डिवोर्स। उसके पास अगर प्रूफ है, सारी चीजें हैं उसके पास, शी कैन गेट डिवोर्स। She'll get alimony as well. She'll get right to residence as well. She can demand anything and everything under the law. So it's just a ground for divorce, nothing else. नथिंग एल्स। Earlier, it was ground like लोगों को जेल भी होते थे, इसमें पनिशमेंट का प्रोविजन था, पीनल प्रोविजन थे। आज के डेट में नहीं है। मतलब ऐसा कोई केस के बाद चेंज हुआ है या वैसे ही चेंज कर दिया है लॉ ने? नहीं, लॉ ने नहीं, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद हुआ था। इट्स बिन अराउंड 2021 में जजमेंट आया था, जिसके बाद अच्छा। से सारे, और उसके बाद से लोग भी खुल के आने लगे। ठीक है, अब तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इवन फैमिलीज में लोग आते हैं कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, नहीं ठीक है सर, मैं तो, मेरा किसी और के साथ रिलेशन, तो क्या होगा? बिकॉज दे आर नोइंग कि कोई प्रॉब्लम नहीं, आज के डेट में मेरा कुछ नहीं हो सकता, फैमिली ऑलरेडी मेरी डिस्ट्रॉयड है, कोर्ट भी इसमें कुछ नहीं कर सकता, राइट। इसमें कोई पीनल प्रोविजन नहीं है। तो वो दे ऑल्सो कम अप टू अस, भाई आज के डेट में हाँ मेरे रिलेशन है, आप बताओ इसमें क्या करना है। क्या करना है? क्या मतलब वाइफ बोले कि डिवोर्स दे तो फिर और क्या? नहीं, मेरे को डिवोर्स देना है, लेकिन मेरे को पैसे भी नहीं देने। अच्छा फिर? तो ये स्पेशली आफ्टर दिस जजमेंट, लोगों को माइंडसेट भी ब्रॉड बोल सकते हैं, जो भी आप टर्म इसके लिए यूज करें, आई डोंट कॉल इट ब्रॉड माइंडसेट, बट स्टिल पीपल कंसीडर इट्स ब्रॉड माइंडसेट। बट पीपल आर कमिंग कि नहीं, आज तो मेरे रिलेशनशिप है, आप बताओ कैसे करना, मुझे पैसे नहीं देने। इवन दे आर नोइंग दैट आई एम एट फॉल्ट, बट दे डोंट वांट टू पे। वो भूल जाते हैं कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फिर ऐसे में वो बिना पे के वो हो सकते हैं मतलब या सी, फिर? लूप होल सब जगह पे, तो यू कैन यूज दैट लूप होल, यू कैन मैनिपुलेट, सारी चीजें आप करके। डेफिनेटली ऐसे भी लोग हैं जो सब कुछ होते हुए एक पैसे नहीं दे रहे वाइफ। मतलब वाइफ, किस ग्राउंड्स पे नहीं दे रहे कि कोर्ट ने नहीं बोला या उनके केसेस ही चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं? दोनों एस्पेक्ट है। एक तो आपने खुद को सेफ गार्ड कर लिया, आपने कुछ भी वाइफ पे नहीं रखा। ओके। वाइफ का वाइफ का पहले से मेंटालिटी नहीं था, माइंडसेट नहीं था, सोच के कोई भी शादी नहीं करता। राइट, शादी नहीं करता। वाइफ के पास सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है, उसका सब कुछ है, आईटीआर फाइल करी है, सारी चीजें उसका क्लियर है। हस्बैंड ने कभी वो करा ही नहीं, या फिर जब उसका माइंडसेट बना कि ठीक है मुझे ये करना है, तो इवन सम हस्बैंड दे टेक टाइम, 4-5 साल बाद फाइल करूंगा। मीनवाइल दे प्रिपेयर, सारे ग्राउंड प्रिपेयर करते हैं, उनका चल रहा होता है बैकग्राउंड में, और प्रिपेयर करने के बाद अब कोर्ट के पास कुछ रहेगा नहीं, आपके पास प्रूफ करने के लिए नहीं रहेगा, बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। हस्बैंड वाज प्रिपेयर्ड और वाइस वर्सा, वाइफ वाज प्रिपेयर्ड, मुझे ये करना है। अब कोर्ट के पास लाके दोगे क्या? कोर्ट को भी मालूम है कि हाँ ठीक है ये प्रॉब्लम है। कोर्ट बियॉन्ड आपके सारे प्रूफ के आगे नहीं जा सकता, कोर्ट की भी एक लिमिटेशन है। कोर्ट भी जानता है कि हाँ दिस इज नॉट राइट, बट वो प्रूफ्स, वो आपके सारे एविडेंसेस, उसके बियॉन्ड कोर्ट भी नहीं जा सकता। यू कैन नॉट डू एनीथिंग। समटाइम्स पीपल बिकम हेल्पलेस, लोगों को एक पैसे नहीं मिल पाते। और अगर बात करें, कई साल कैसे चलते, डेफिनेटली ये भी एक ड्रॉबैक है। स्टार्टिंग में सबको लगता है बहुत जोश होता है, आज तो जाके फोड़ दूंगा, कोर्ट में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हाँ राइट। टेक्निकली 2 साल में 7 से 8 डेट लगते हैं कोर्ट में। बस
एक डेट में एटलीस्ट आप ट्रायल कोर्ट में भी जाओ तो 2 से 3 महीने का एटलीस्ट गैप होता है, तो ओह! कंसीडर करो आप 7 to 8 डेट्स, उसमें टेक्निकली फ्रूटफुल कुछ नहीं होगा। यस, यू कैन गेट सर्टेन इंक्रीज मेंटेनेंस, बट उसके बियॉन्ड कुछ नहीं होता। ओके। तो आप उतने टाइम में लोग थक जाते हैं, 4-5 साल बाद ऐसा होता है कि भाई अब कुछ भी करके जो मिलो लेके खत्म करो। हाँ, एग्री। तो ये भी एक सर्टेन पॉइंट है कि आप या तो कम पैसे में सेटल करते हो या फिर आपको लगता है कि कोई बात नहीं, मेरे को एक पैसे नहीं चाहिए, खत्म कर भाई, झंझट से निकाल दूंगा। तो दिस इज द रियलिटी एंड दिस इज द डार्क साइड ऑफ दिस कोर्ट केसेस एंड एवरीथिंग। सो एक प्रीनैप भी है ना जिसमें हम पहले से ही आजकल तो मैंने ये भी सुना है बहुत जो कॉर्पोरेट्स वाले होते हैं वो पहले से पहले से ही फाइनल कर लेते हैं कि अगर हमारा फ्यूचर में नहीं बनी और कुछ डिवोर्स की तरफ चला तो ना तुम मांगोगे ना मैं मांगूंगी, तो हमारा म्यूचुअली हो जाएगा। So it's a misconception. रियली? Prenup is not valid in India except Goa because Goa is following Portuguese civil code. तो प्रीनप रेस्ट ऑफ द कंट्री प्रीनप का कोर्ट में कोई प्लेस नहीं है। आप ये टर्म्स एंड कंडीशंस बना लो, फॉरेन कंट्रीज में यस डेफिनेटली इट्स वैलिड, इंडिया में प्रीनप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप कुछ भी बना लो, कुछ भी लॉ पे लिख लो, कुछ नहीं होता। अगर हम बोले कि हमने पहले से ही लिख के रखा हुआ था भाई कि मैं तो दूंगा नहीं, और वाइफ भी बोले कि हाँ ठीक है, अगर वाइफ मान जाती है देन तो इट्स ओके। अगर वाइफ नहीं मानती है कि नहीं मुझे तो मेंटेनेंस चाहिए, ठीक है, हस्बैंड बोलता है बट हमने तो पहले से ही लिखा हुआ था कि हम नहीं देंगे। you'll have to pay because there is no provision that is called prenup in India. Yes, अगर आप प्रीनप कुछ बनाते हो तो ठीक है, कोर्ट उसको एज ए एविडेंस कहीं ना कहीं कंसीडर कर लेगा, बट कोर्ट को आप फोर्स नहीं कर सकते, कोर्ट को बाइंड नहीं कर सकते कि यू हैव टू एक्सेप्ट दिस प्रीनप। उसका लॉ में कोई प्रोविजन होना चाहिए, लॉ में कोई उसका सेक्शन, कोई लॉज, कोई रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए जिसके आधार पे आप जा सकते हो। आप ऐसे कुछ भी बना लो, इट डजंट मैटर। और कोई गोवा में जाके करे कि हम तो गोवा में जाके फाइल करेंगे डिवोर्स केस। इट डजंट वर्क लाइक दैट। अगर आप शादी करते हो, आपके सर्टेन ग्राउंड्स होते हैं जिस जगह आप फाइल कर सकते हो। अगर आप सपोज दिल्ली में शादी करते हो तो या तो आप दिल्ली में केस फाइल कर सकते हो, या फिर अगर आप सपोज दोनों हस्बैंड वाइफ मुंबई में रह रहे हैं, मुंबई में केस फाइल हो सकता है। या फिर शादी के बाद वाइफ किधर और रह रही है, सपोज वो किसी दूसरे स्टेट में रह रही है, तमिलनाडु में रह रही है, शी कैन फाइल अ केस इन तमिलनाडु। दिस इज रिलेटेड टू वाइफ। बात करते हैं हस्बैंड का। हस्बैंड जिस जगह पे शादी हुआ डेफिनेटली ही कैन फाइल, बट जिस जगह पे दोनों लोग लास्ट रिसाइडेड, जिस जगह पे लास्ट रह रहे थे, उस जगह पे हस्बैंड कैन फाइल। इसका एक सर्टेन पॉइंट है, वाइफ जिधर चाहे वो केस अपना ट्रांसफर करा सकती है। व्हेन इट कम्स टू मैट्रिमोनियल केसेस, हस्बैंड दिल्ली में फाइल करता है, किधर भी फाइल कर ले, वाइफ अगर तमिलनाडु में रह रही है, शी कैन गेट इट ट्रांसफर्ड इन तमिलनाडु। इन तमिलनाडु। सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन फाइल करना है, केस विल बी ट्रांसफर्ड इन तमिलनाडु। हस्बैंड को तमिलनाडु जाना पड़ेगा। ऑब्वियसली पीपल आर रनिंग फ्रॉम दिस स्टेट टू अनदर स्टेट। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मैट्रिमोनियल केसेस में हस्बैंड के पास लिबर्टी नहीं हो, किधर भी फाइल कर दे, किधर भी फाइल तो आज हो जाएगी, वो ट्रांसफर उधर ही होना जिधर वाइफ रह रही है। जिस स्टेट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में, अगर सेम स्टेट में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट है तो भी वाइफ कैन गेट इट ट्रांसफर्ड। एक डेट में कोर्ट ट्रांसफर कर देता है, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उस मेरिट्स में नहीं जाता है क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, वाइफ है ये प्रॉब्लम है, ठीक है जी आज ट्रांसफर हो गया, कल से आप नेक्स्ट डेट पे उस ट्रायल कोर्ट में जाओ। ये तो बहुत टू एंड फ्रो करते रहते होंगे बेचारे लोग। करते, दे आर डूइंग दिस। एंड अगर कोई एनआरआई है या कोई बाहर रह रहा है और शादी करके, जैसे पंजाब वाले ज्यादातर होता है कि बाहर चले गए लड़की को लेकर एंड वहां पर उसको पता चल रहा है उनके अलग ही रिश्ते चल रहे हैं, अलग ही हिसाब किताब चल रहा है एंड शी कम बैक, ठीक है, अब उसको डिवोर्स फाइल करना है, हाउ शी विल डू इट? ये सारे केसेस में डेफिनेटली बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जिसके साथ हमारे एग्रीमेंट्स नहीं है, जिसमें हम एक्स्ट्राडाइट नहीं कर सकते। कई बार होता है कि बच्चों को भी लोग लेके चले जाते हैं, हाँ, उसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं क्योंकि उसमें एक्स्ट्राडाइट का हमारे पास प्रोविजन नहीं है। अबडक्शन, चाइल्ड अबडक्शन इज वेरी कॉमन इन दीज केसेस। बात करते हैं फाइलिंग का। अगर सपोज वाइफ फाइल करना चाहती है दिल्ली में एंड दे हैव शिफ्टेड टू पंजाब और एनी अदर कंट्री, कनाडा और, तो अब वाइफ अगर दिल्ली में फाइल करती है तो सबसे पहले ये होता है कि सर्विस कैसे कराना है। सर्विस इन द सेंस अपोजिट पार्टी को नोटिस जाता है। अच्छा, वंस दे रिसीव द नोटिस देन कोर्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट होता है। अगर उनको नोटिस नहीं मिलता ये केस कभी चलेगा नहीं। तो अब बात आती है इसमें कि आप नोटिस उनको कैसे करोगे, या तो स्पीड पोस्ट से कर सकते हो, जीमेल से कर सकते हो, या आपके कंट्री के जो एम्बेसीज हैं उनके थ्रू कर सकते हो।
और उन्हें एक्नॉलेज भी तो करना पड़ेगा ना। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आप उनको सर्विस नहीं करा पाते, इट्स वेरी डिफिकल्ट, केस चलेगा ही नहीं। आप उसी स्टेज पे खड़े रहोगे। तो आपको उनके प्रॉपर ईमेल एड्रेसेस, जो उनका रेसिडेंस है, अगर कनाडा में है तो किस जगह पे रह रहे हैं, ये सारी चीजें भी आपके पास होना चाहिए। यू विल हैव टू बी वेरी डिलिजेंट, अदरवाइज आप केस कभी इनिशिएट नहीं कर सकते। टेक्निकली कोर्ट कभी स्टार्ट नहीं करेगा। सब प्रॉब्लम्स हमने फेस किया है, मारपिटाई फेस किया है, सारी चीजें फेस किया है, लेकिन कोर्ट इन टेक्निकल ग्राउंड पे कभी भी आपका केस स्टार्ट नहीं होगा। तो फिर वो अगर वो बेचारा बंदी जो वापस आई है लड़की, तो वो फिर सारी ज़िंदगी ऐसे ही रह जाएगी? ऑब्वियसली अगर आपके पास, आप उनको सर्विस नहीं करा सकते, कुछ नहीं कर सकते। अगर वो अपने उसके पेरेंट्स को करा पाए इंडिया में ही तो दैट्स पॉसिबल? इसका रेसिडेंस है, बहुत बार क्या होता है, यस डेफिनेटली उसका रेसिडेंस है, उनके थ्रू डेफिनेटली करा सकते। बात होता ये है कि लोग के दिमाग में अगर ये प्लानिंग ऑलरेडी चल रही है, लोग प्लान करते हैं डेफिनेटली। हुँ। लोग अपनी प्रॉपर्टी बेच के दूसरी जगह में कनाडा में शिफ्ट हो जाते हैं। प्रॉपर्टी इधर है, हुँ, पेरेंट्स इधर है, रिलेटिव्स इधर है। अगर पेरेंट्स है, घर के लोग हैं, डेफिनेटली यू कैन डू इट। हुँ। बट जब ये सब चीजें ऑलरेडी किसी के दिमाग में चले तो पूरा प्लान करता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में पीपल प्लान कि हमको आगे करना कैसे है। तो प्रॉपर्टी बेच के कनाडा में जाके जो भी उनको लेना है करना है कर लिया। अब आप ढूंढते रहो, आप एग्जीक्यूट करा नहीं सकते, उनको समन्स नहीं मिल रहे, आपका केस टेक्निकली इन टेक्निकल ग्राउंड पे कभी स्टार्ट नहीं होगा। दिस इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक। वो बेचारी लड़की तो ऐसी रह गई। बिल्कुल। मतलब उसका तो कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ बिल्कुल ही। और ये बहुत सारे केसेस आए हैं कि बाहर लेकर गए एंड नाउ दे वांट टू कीप गर्ल एज अ अबैंडन सर्वेंट, कर देते हैं yes। अबैंडन कर देते हैं। बिल्कुल। ऐसे केसेस में फीमेल्स के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि उनके पास कोई वॉइस नहीं है और कोई लॉ भी नहीं है कैसे उसको करें हम। हेग कन्वेंशन में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिसपे हम एग्रीमेंट में नहीं है। एज अ कंट्री वी आर नॉट एग्रीमेंट वेरियस प्रोविजंस ऑफ हेग कन्वेंशन जिसमें हम एग्रीमेंट में नहीं है। तो आप कभी भी ये सारी चीजें फुलफिल नहीं करा सकते अदर कंट्री में, क्योंकि दो कंट्री के लॉ हो जाते हैं जिसमें कि हमारे राइट। कोर्ट्स का एक सर्टेन लिमिटेशन, उसके बियॉन्ड वो भी जाके कुछ नहीं कर सकते। और मैं तो को लगता है इतनी हेयरिंग्स होती रहेंगी कि वैसे भी मतलब पीपल गेट गेट कि कुछ हो फ्रस्ट्रेटेड, वो ही बोलते नहीं छोड़ होगा। दे यार, ठीक है मैं पीसफुल लाइफ अपनी इंडिया में कैसे भी करके मैं कैसे निकाल भी लेती हूँ। और क्या ऐसे ही रह लेती हूँ फिर। कुछ नहीं होता ऐसे और केस। अगर बेबी हो तब भी। बेबी हो तो भी आप उनको सर्विस कराना इज द वेरी इंपॉर्टेंट है। या फिर अगर इंडिया में उनकी प्रॉपर्टी है या फिर कोई रिलेटिव, उसके थ्रू हो सकता है, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर पाओगे। और यू अगर बिकम आपने हेल्पलेस। सर्विस करा दिया, तब फिर हस्बैंड को आकर यहीं पर ही वो करना पड़ेगा? यस ऑब्वियसली पेरेंट्स। उनको करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये होती है कि अगर वो तभी भी नहीं आता, बहुत बार होता है कि दे टेक इट लाइटली, ठीक है जी, वो तो इंडिया में, मैं तो इस फॉरेन कंट्री में, क्या हो सकता है। बट कोर्ट एक्स पार्टी डिवोर्स का ऑर्डर है या फिर जो भी डिक्रीज है, अगर मेंटेनेंस का ऑर्डर है तो वो पास कर देती है। फिर प्रॉपर चैनल के थ्रू एग्जीक्यूट कराना पड़ता है। आपके जो एम्बेसीज है उनके थ्रू एग्जीक्यूट कराना पड़ता है, क्योंकि एक बार ऑर्डर इधर पास हो गया, आपको पैसे किधर से मिलेंगे। राइट। तो एम्बेसीज के थ्रू उसको एग्जीक्यूट कराना पड़ता है। बट एट द सेम टाइम उनका प्रॉपर एड्रेस और ये सारी चीजें आपके पास होना चाहिए। एटलीस्ट पासपोर्ट का कॉपी होना चाहिए सो दैट आप कुछ एक्शन ले सके। दिस इज व्हाट कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन यू नीड एट द इनिशियल स्टेज। आप खुद को प्रिपेयर करो, जब कोर्ट में जाना है तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, अदरवाइज आपको कुछ नहीं मिलना, यू विल गेट नथिंग। अब जैसे लगता है कोई भी शादी करता है या इन द इनिशियल फेज ऑफ मैरिज नोबडी डिसाइड कि हमने डिवोर्स पे जाना है। ठीक है कि पहले से ही डॉक्यूमेंटेशन रेडी रखे। वेरी ट्रू। मतलब ऑब्वियसली कोई शादी सोच के तो करता नहीं है। और फिर आधे टाइम पे डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिली तो जितना मिला बस उतने पे ही रह जाएंगे। यस दिस इज व्हाट हैपन। आई डू अग्री। लोग शादी करते हैं डिवोर्स करने के लिए नहीं करते। उनका माइंडसेट होता है कि लाइफ टाइम विल लिव टुगेदर, हम्म। ऐसे ही केसेस में। लेकिन आप जब देखेंगे, लोग जो प्रिपरेशन करते हैं इनिशियल स्टेज से ही प्रिपरेशन करते हैं, कल को अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस के लिए प्रिपेयर होते हैं, मे बी मेल और फीमेल। हम्म। कुछ लोग का ऑलरेडी ऐसे माइंडसेट होता है, कुछ हुआ तो मैं देख लूंगा इस चीजों को। लेकिन हाँ, अगर आप नहीं करेंगे, आपको इनिशियल स्टेज पे दिख जाता है, कुछ साल बाद अगर प्रॉब्लम होती है तो आपको दिखता है। ऐसा नहीं कि आज आपके साथ प्रॉब्लम हो रहा है तो तुरंत आप या हस्बैंड कोई भी कोर्ट में चला जाता है। राइट। आपको लगता है कि चीजें खराब हो रही है, प्रॉब्लम हो रहा है, सेफ्टी मेजर्स के लिए आप डेफिनेटली विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड। एंड मेल के लिए हस्बैंड्स के लिए क्या ये भी एक वो है जो अभी पीछे किसी उन्होंने पास किया था या उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि अगर शादी करी है तो सेक्स से वुमेन कांट से नो। एंड इस ग्राउंड पे भी क्या हस्बैंड डिवोर्स मांग सकता है? सी यस,
जो आपके मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन है, कॉन्जुगल राइट्स है, वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। अगर सपोज एक बार दो बार चीजें होती है, लॉन्ग पीरियड तक अगर आप इन चीजों को फुलफिल नहीं करते हो, दैट लीड्स टू मेंटल क्रुएलिटी। क्योंकि अभी इसमें भी सुप्रीम कोर्ट में मैटर डिस्कशन में है, ये डिस्कशन का पार्ट है, अभी तक इस पे कोई लॉ नहीं है कि जो आप ये डिनाई कर सको कि नहीं, मैं अपने कॉन्जुगल राइट्स को फुलफिल नहीं करूंगी। यस, आप अगर शादी करते हो तो सर्टेन ड्यूटीज होते हैं, वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। कॉन्जुगल ड्यूटीज, कॉन्जुगल राइट्स आपके हैं, उसको फुलफिल करना पड़ेगा दोनों पार्टीज को। दोनों पार्टीज को। ऑब्वियसली बहुत बार ये होता है कि मेल इंपॉर्टेंट होता है, हाँ। दैट इज ऑल्सो, आप ग्राउंड है आपके पास कि आप उस ग्राउंड पे डिवोर्स सीख कर सकते हैं कोर्ट से, अगर दैट इज इनक्योरेबल, अगर वो ठीक नहीं हो सकता तो आप डेफिनेटली यू कैन सीक डिवोर्स, वो ऑप्शन है आपके पास। एंड आजकल बहुत ज्यादा होमोसेक्सुअल्स आल्सो गेट मैरिड, Right. ठीक है, बिकॉज ऑफ द सोसाइटल प्रेशर। उस केस में व्हाट अ वुमन कैन डू, शी कैन फाइल अ डिवोर्स। Homosexual means husband is marrying with someone else. हाँ, मतलब हस्बैंड इज गे। Got it. Okay. So in that circumstance, if husband is gay, obviously you'll have to prove. आपको एटलीस्ट कुछ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन हो, कुछ डॉक्टर ने ऐसा लिख के दिया, वो सारी चीजें आपको रखना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन अप्रोच द कोर्ट। सिर्फ बोलने से कोर्ट नहीं चलेगा, ना कोर्ट आपकी बात सुनेगा। यस, यू हैव टू हैव डॉक्यूमेंटेशंस, आपके पास कोई डॉक्टर का ओपिनियन होना चाहिए जिसमें कि हस्बैंड इज होमोसेक्सुअल, इज नॉट इन्वॉल्व विद यू, डेफिनेटली यू कैन सीक डिवोर्स। एंड ये क्या ऐसा भी है कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन में, सिख में सबके लॉज अलग हैं फॉर डिवोर्स? Sikh, Buddhist, Jain, they are considered Hindus. For governing, they are governed and under Hindu Marriage Act. मुस्लिम्स का डेफिनेटली दे आर स्टिल फॉलोइंग देयर लॉज। उसमें अगर डिवोर्स की बात करें तो उसके लिए अलग प्रोविजंस है। अगर बच्चे के लिए बात करें या फिर वुमेन इनहेरिटेंस के लिए बात करें, उनकी प्रॉपर्टी में कितने राइट्स हैं, उनके शरीयत के हिसाब से चलते हैं। हिंदूज, जैन, मुस्लिम, सिख्स, आई मीन आई एम सॉरी, नॉट मुस्लिम्स, जैन, सिख, इन लोगों के लिए हिंदू मैरिज एक्ट में गवर्न होते हैं, बिकॉज दे हैव गॉट अ हिंदू मैरिज एक्ट, उनके में चीजें गवर्न होती हैं। उनके लिए 1939 के लॉज है, उसके अकॉर्डिंग वो लोग गवर्न होते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस उनके लिए लॉ नहीं बने थे कंसीडरिंग दीज थिंग्स। अब बात करते हैं क्रिश्चियंस की, तो मोर और लेस दैट इज सिमिलर टू हिंदू मैरिज एक्ट। ओके। स्पेशल मैरिज एक्ट, जो कि आजकल लोग उसको ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, अगर दो डिफरेंट रिलीजन से लोग शादी करें तो स्पेशल मैरिज एक्ट में जा रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो मोर और लेस सिमिलर टू हिंदू मैरिज एक्ट। जो भी उसमें प्रोविजन है डिवोर्स से रिलेटेड, मेंटेनेंस से रिलेटेड, ये सारी चीजें सिमिलर है। तो ये सर्टेन प्रोविजंस डिफरेंट कम्युनिटीज के, डिफरेंट रिलीजन के, पारसीज के, उनके अलग है। तो उनके अलग है, तो वो अपने रिलीजन के अकॉर्डिंगली मानते हैं या फिर अब लॉ किसकी मानेगा? अगर वो कोर्ट पे जाएंगे तो अब पारसीज की मानेगा। अब अगर कोर्ट में एक मुस्लिम कपल गया है, चलो मुस्लिम का थोड़ा ज्यादा वो होता है कि तलाक तलाक तलाक, ठीक है, अब वो कहेगा मैंने तो तलाक 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 बोल दिया, वो लड़की बोलती मैं मानती नहीं। नहीं, तलाक 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 प्रोविजन अब नहीं है। पहले होता था कि वो फोन पे भी टेक्स्ट कर दिए, बट गवर्नमेंट हैज ब्रॉट अ लॉ, आप ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक, हाँ, अब वो नहीं है। इट्स नॉट वैलिड। आप इंस्टेंट ट्रिपल तलाक नहीं बोल सकते, वो पनिशेबल है। उसके लिए स्पेशल लॉ है, मुस्लिम प्रोटेक्शन के लिए, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन के लिए अलग से सेपरेट लॉज है, आप नहीं बोल सकते। 3 महीने का जो उनके प्रोविजन होता है वो इद्दत पीरियड है, 3 डिफरेंट सेपरेशन सेटिंग में आपको बोलना है तलाक के लिए, फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, देन वो वैलिड होता है। ऐसा नहीं कि आप इंस्टेंट आज की डेट में बोल दिए, वो वैलिड नहीं है। बात करते हैं जैसे कि अगर इसमें जैसे हिंदू मैरिज एक्ट में है कि 5 इयर्स तक जो चाइल्ड है उसका कस्टडी वुमेन के पास जाता है, राइट। इसमें 7 इयर्स तक है। मुस्लिम लॉज में 7 इयर्स तक है कि 7 इयर्स तक का बच्चा है तो उसमें प्रेफर किया जाएगा वुमेन को। तो ये सर्टेन डिफरेंसेस है हिंदू में, मुस्लिम्स में, बट मोर और लेस इज सेम। एंड अगर वाइफ बोलती है कि मुझे बेबी नहीं रखना, तो हस्बैंड को रखना ही पड़ेगा। इस नेचुरल गार्डियन फादर होता है, मुस्लिम्स में नेचुरल गार्डियन इज फादर, एंड इवन इन हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिज एक्ट में यस, नेचुरल गार्डियन इज फादर। इफ वाइफ इज सेइंग मैं बच्चे को नहीं रखना चाहती, ऑब्वियसली कोर्ट उसका वेलफेयर देखेगा और किसके साथ रहना है, फादर के साथ या फिर इन लॉज के साथ। इन लॉज भी फादर के बाद इन लॉज भी उसके नेचुरल गार्डियन में कंसीडर होते हैं, तो उस बच्चे को इन लॉज के साथ रखा जा सकता है। एंड बहुत सारे आपने लॉस तो बता दिए कि हम हस्बैंड्स बच सकते हैं, ठीक है। आप अपना कोई केस बताओ जिसमें आपने देखा है कि बहुत ही अनफोर्सिन डिमांड भी थी और एलिगेशंस भी थी। है। ओके, सो देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। दे आर फ्रॉम वेरी रिच बैकग्राउंड, इवन वाइफ के पास भी अच्छे खासे पैसे थे,
बट यस टेक्निकली शी वाज नॉट अर्निंग, बट उसके पास सेविंग्स थे। ओके। उसके पास सेविंग्स और फादर ने कुछ दिए हुए थे जो कि ऑलरेडी उसके सेविंग्स में थे, उसने इन्वेस्ट करा हुआ था, ये सारी चीजें थी। हस्बैंड वेरी रिच, बहुत पैसे, गुजराती बैकग्राउंड, तो ऑब्वियसली दे आर Yeah. बिजनेस पीपल। पैसे अच्छे होने के बाद भी इसने जो फर्स्ट वाइफ है उसको एक पैसे नहीं दिए, क्योंकि उसके पास ऑन पेपर कुछ था ही नहीं। जितने सारे उसके ऑफिसेज, जितने कंपनीज, ऑन पेपर उसका कुछ भी नहीं। वाइफ के पास सारे ऑन पेपर थे, वो आईटीआर फाइल कर रही है, सब कुछ फाइल कर रही है। हस्बैंड, टेक्निकली हस्बैंड इज नॉट अर्निंग। हस्बैंड ने दूसरी भी शादी की। वाइफ वो ये बोल रही भाई मैं तो लिव इन में हूँ, लिव इन में कोई भी रह सकता है, ये कोई ग्राउंड नहीं है। अब बात करते हैं इसमें वाइफ भी, इनके साथ एटलीस्ट इतनी झगड़ी हुई कि साथ में रहना नहीं चाहते। वाइफ ने मेंटेनेंस के लिए फाइल करा। एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर 3-4 इयर्स वाइफ को खुद से विड्रॉ करना पड़ा, क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं उसके सोर्स ऑफ इनकम का। उसने फाइल करा अपना इनकम एफिडेविट, इसमें जीरो। आज की डेट में हम अर्निंग नथिंग। मैं अपने फादर के पैसे पे सर्वाइव कर रहा हूँ। फादर इज पेइंग मी 10,000 रुपीज एवरी मंथ, आई एम सर्वाइविंग ऑन दैट मनी। जो गाड़ी है वो मेरी नहीं है, मेरी फादर की है। तो ऑन पेपर हस्बैंड का ऑलरेडी प्लान था कि मेरे को वाइफ को कुछ भी नहीं देना। एंड हस्बैंड वाज ऑब्वियसली ही वाज अ वुमनाइजर, वो ऑलरेडी पहले सारी चीजें उसको नॉलेज थी, लॉज का नॉलेज था, ऑलरेडी इन्वॉल्व विद अदर लेडीज, तो उसको सारी चीजें मालूम था कि एट द एंड ऑफ द डे डाउन द लाइन 5-6 इयर्स मेरे साथ क्या होने वाला है। ही वाज नोइंग, तो ही वाज वेल प्रिपेयर्ड। वाइफ को ऑब्वियसली विड्रॉ करना पड़ा। दे हैड हायर्ड सम ऑफ द गुड लॉयर्स, तो भी उनको एट द एंड ऑफ द डे कुछ नहीं मिला। शी वाज फ्रस्ट्रेटेड कि मैं हर कोर्ट में हर डेट पे जा रही हूँ, वो आ नहीं रहा, उनका लॉयर आता है डेट लेके चला जाता है, मैं कोर्ट में पूरे दिन बैठी रहती हूँ, कुछ नहीं मिलता। एंड ही इज जस्ट पेइंग 20,000 रुपीज टू हिज डॉटर सर्वाइव के लिए। मुंबई जैसे सिटी में 20,000 नथिंग, राइट। एंड दे यूज्ड टू लिव एट मरीन ड्राइव, जो कि पॉश एरिया मुंबई, राइट। they got nothing, zero. They had to withdraw, this wife had to withdraw this case, क्योंकि आपके पास कुछ प्रिपरेशन नहीं था, आपने कुछ भी नहीं रखा हुआ था अपने पेपर्स। हस्बैंड का कोई डॉक्यूमेंटेशन आपके पास नहीं था। हस्बैंड ने स्पोक टू हर, शी वाज सेइंग दिस, मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, कौन प्रिपेयर करता है। जब मैंने कहीं शादी किया है तो मैं ये प्रिपेयर नहीं थी कि मुझे डिवोर्स में जाना है, मुझे मेंटेनेंस लेना है। आई वाज हैप्पीली मैरिड काइंड ऑफ वुमन, तो मुझे नहीं चाहिए था कुछ भी। स्टिल आई एम आस्किंग नथिंग, आई एम जस्ट सेइंग प्रोवाइड मी अ हाउस जिसमें मैं रह सकूं। लोग डेफिनेटली प्रिपेयर करते हैं कुछ, और जो ऑलरेडी प्रिपेयर करते हैं वो इन चीजों को बाहर भी निकल जाते हैं, सामने वाली पार्टी को कुछ भी नहीं मिलता। और हमेशा ये देखा है कि दो पार्टीज है तो उसमें से बहुत कनिंग होता है और बहुत सीधा होता है, बहुत सिंपल, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। मेल है तो कुछ नहीं देना चाहता, फीमेल है तो उसको लगता है भाई मैं तो सब तेरा ले लूंगी, तेरा जो प्रॉपर्टी है वो भी लूंगी, और टू अ सर्टेन एक्सटेंट होता भी है। उसके घर में रह, ऐसे केसेस हुए जिसमें वाइफ आपकी घर पे रह रही है, उसको रेसिडेंस ऑर्डर मिला हुआ है, आप, आपके पेरेंट्स, आप रेंट पे रह रहे हो, उस घर में से निकाले जाते हो बिकॉज ऑफ रेसिडेंस ऑर्डर। ओह माय गॉड। रेसिडेंस ऑर्डर, उसमें क्या होता है रेजिडेंस ऑर्डर में? रेसिडेंस ऑर्डर में होता ये है कि देयर इज अ लॉ कॉल्ड वुमेन प्रोटेक्शन लॉज। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर में रेसिडेंस राइट के लिए आप डिमांड कर सकते हो। सपोज दिस इज अ हाउस, आप उस घर में रह रहे हो, आपके साथ कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस का इंसिडेंस हुआ, आप कोर्ट में केस फाइल करते हो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर में। कोर्ट देखता है, आपको फर्स्ट रेसिडेंस ऑर्डर देता है कि ये एक रूम है, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई भी इनसे जो भी है गाली गलौज मारपीट कुछ नहीं करेगा, नो इंटरफेरेंस। कल को वाइफ कुछ और इकट्ठा करके, कोई और एविडेंस इकट्ठा करके आप आ रहे हो, या फिर आप कुछ भी, बहुत सारे मैनिपुलेशंस होते हैं, आपको हीट ऑफ द मोमेंट में लाके कर दिया कि आपने कोई अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज कर लिया, दैट इज बीइंग रिकॉर्डेड। दे क्रिएट सच टाइप ऑफ सर्कमस्टेंसेस, वो कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिया। कोर्ट ने देखा भाई आप तो रेसिडेंस ऑर्डर मिलने के बाद, मैंने ऑर्डर दिया है, मेरे ऑर्डर के बाद भी आप ये काम कर रहे हो, गेट आउट द हाउस, बाहर जाओ, आप रेंट पे रहो। और मैं कोई नॉर्मल फैमिली नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट वेल टू डू फैमिलीज, रिच फैमिलीज, ये सर्कमस्टेंस है। तो वाइफ चाहे तो आपको घर से भी, आपके घर से बाहर निकाल सकती है। एंड इन केस ऑफ अतुल सुभाष, दैट वाज वेरी वेरी मतलब इमोशनल थिंग। तो उन्होंने इतना बड़ा स्पीच भी दिया, इतना बड़ा रिकॉर्ड भी किया, एंड वो सब भी। वैसे केसेस में क्यों नहीं है मेल के लिए कोई भी, हस्बैंड्स के लिए कोई भी वो? और अब उस केस का क्या होगा, मतलब व्हाट डू यू थिंक? कोर्ट विल गो ऑन इट्स ओन पेस, वो देखेगा क्या एक्चुअल में सुभाष ने जो था अपना सुसाइड किया, वो आपकी वजह से किया या नहीं किया। इट विल टेक जो भी उसमें टाइम लगे, 5-10 ईयर जो भी लगे लगे, कोर्ट उसमें नहीं जाएगा। एक सेपरेट केस चल रहा था,
you'll have to go with that case. एक सेपरेट सुसाइड का केस चलेगा, उसमें अलग चलेगा. कोर्ट दोनों को इंटरट्वाइन नहीं करेगा. नहीं करेगा। जब अगर उसने अपने डेथ में भी लिखा है कि आई एम मतलब सुसाइडिंग बिकॉज ऑफ माय वाइफ, देन आल्सो कोर्ट विल नॉट कंसिडर। See, there's a judicial system जिसको कोर्ट को फॉलो करना है, उसके बियॉन्ड कोर्ट भी नहीं जा सकता. सपोज आप अगर देखिए कसाब ने सबके सामने मर्डर किया था, लेकिन एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम केस चला. द सेम वे सारे केस का अपना फेट होता है, अपने टाइम के साथ अपने हिसाब से चलना है. आप इमोशनल प्रेशर कोर्ट पे नहीं कर सकते. मीडिया ट्रायल का जो भी इफेक्ट है वो कोर्ट पे नहीं आना. आप मीडिया में ये चला रहे हो, ये हो गया, वो सी दैट इज ट्रू, होता है ये. इसका मैटर बहुत सारे ऐसे भी केसेस होंगे जिसमें डेफिनेटली हस्बैंड ने सुसाइड किया है, ये हाईलाइट होगा क्योंकि ये सोशल मीडिया पे गया. राइट। ऐसे बहुत सारे बात से जिन्होंने किया हुआ ऑलरेडी, बट उसके वजह से कोर्ट अपने चीजों को हैम्पर नहीं करेगा. कोर्ट को अपने पेज से अपने तरीके से चलना है, एविडेंस पे कोर्ट चलेगा, ना कि कोई मीडिया में जाके बोल दिया उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा. अगर हम अतुल सुभाष की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे फीमेल्स भी है जिन्होंने ऑलरेडी सुसाइड किया, बहुत सारी चीजें फेस कर रही हैं. तो हम एक प्रिज्म से सारे केसेस को नहीं देख सकते. सारा केस एक अपने में यूनिक है, खुद में डिफरेंट है, उसको डिफरेंटली डील करना पड़ता है. एक Right. केस के बेसिस पे आप सारे केसेस को या सारे विमेन को आप नहीं बोल सकते कि ये केस गलत है. ईच केस इज यूनिक, ईच केस इज डिफरेंट, उसको डिफरेंट तरीके से देखना पड़ता है, चाहे वो कोर्ट को, एडवोकेट को, या बीइंग अ पिटिशनर और रिस्पोंडेंट. अभी मैं ब्रूट का एक वीडियो देख रही थी जिसमें कर्नाटका के जज ने जब इवैल्यूएट किया तो पता चला कि वो सेवेंथ मैरिज थी, राइट. राइट? सो वो क्या केस था? शी गेट मैरिड, उससे लिया पैसे. सेकंड मैरिज, सेकंड हस्बैंड से पैसे लिए. थर्ड मैरिज से पैसे. अब कोर्ट क्या करते हैं, बहुत बार कोर्ट टेक्निकली जो स्पेशली जो ट्रायल कोर्ट्स होते हैं, क्योंकि उनका भी एक लिमिटेशन है, वो उसी प्रिज्म से देखते हैं कि भाई अच्छा ये आया, इसको मेंटेनेंस देना है, इसको एलिमनी देना है, दे के खत्म करो. वो मतलब वो पुराना नहीं देखेंगे कुछ भी। पुराना देखते हैं लेकिन सर्टेन केस में नहीं देखते. अब हुआ इसके साथ कि आपको भी तो लाना है कि उसकी शादी हुई थी, उससे पैसे इतने लिए थे, आप वर्बली जाके बोल दें कि उस हस्बैंड से इतने पैसे लिए थे, कोर्ट विल नॉट कंसीडर. अगर फर्स्ट केस से लिया तो भी सेकंड केस में उसका क्या इम्प्लीकेशन नहीं देखे आपको. ठीक है, उसने शादी किया, उससे लिया. अब सेकंड केस पे आ जाते हैं. इस केस की बात करो, आपने शादी की है, आपकी ड्यूटी है पे करना. राइट। दिस इज व्हाट हैपेंड. उस केस से क्या उसका राइट था, उस केस से लिया, फर्स्ट हस्बैंड से लिया, सेकंड हस्बैंड से भी ले रही है. लेकिन ये जब एग्रीवेट होता है तो हाई कोर्ट ने देखा कि भाई इतने लोगों से, ये तो इसका नेचर है, हाँ, मतलब ये तो उन्होंने अपना एक बिजनेस बना लिया है। बिजनेस बना लिया. डेफिनेटली इट्स अ बिजनेस एज वेल. आप कितने सेलिब्रिटीज की शादी देख रहे हैं, हाँ, 8 महीने में डिवोर्स हो जा रहा है, साल भर में डिवोर्स हो रहा है, इतना अमाउंट आपको देना है. देना है, राइट। एंड दे आर नोइंग कि आई हैव टू पे. तो कोर्ट जाने से अच्छा भाई इतना चाहिए, लेके खत्म कर, क्योंकि मेरे कोर्ट में नहीं जाना. तो वो हाई कोर्ट को दिखा कि इतनी सारी चीजें हुई हैं, उन लोगों ने ला के दिया कि भाई ऑलरेडी पहले इसने इतने पैसे लिए हुए हैं. अब जब कोर्ट को बता ही नहीं पाओगे इसका कंडक्ट, कोर्ट कैसे करेगा उसमें कोई भी ऑब्जर्वेशन या जजमेंट कैसे देगा. तो ये आपका ड्यू डिलिजेंस है कि आप कैसे अप्रोच कर रहे हो कोर्ट को, किस तरीके से कर रहे हो. वो सेवेंथ हस्बैंड ने शायद उसके पास सारी प्रूफ जमा हो प्रूफ गए जमा हुआ कि है। इसने ऑलरेडी ऐसा किया हुआ है और इतने पैसे उसको मिले हुए हैं, देन कोर्ट कंसीडर. देन व्हाट वाज द कोर्ट? के कोर्ट ने अब बोल दिया कि दिस टाइम यू विल नॉट गेट। ऑब्वियसली कोर्ट ने प्रोवाइड भी नहीं किया और डिसमिस भी कर दिया इनफैक्ट. तो आपको विजिलेंट होना है. कोर्ट, अगर आप कोर्ट में जा रहे हो तो यू विल हैव टू मोर डिलिजेंट देन योर एडवोकेट, स्पेशली इन मैट्रिमोनियल केसेस. क्योंकि आपके साथ आपकी फैमिली में क्या हो रहा है आप जानते हो, आपका एडवोकेट नहीं जानता. आपका एडवोकेट आप जो बता रहे हो उतना ही जानता है. और इसके लिए कभी भी आप लॉयर को अप्रोच करें तो सारी चीजें एक रिटन फॉर्म में दे, मेल में दे. क्योंकि आपने वर्बली बता दिया, उसने अगर आपके 100 पॉइंट सुने तो शायद जो पेन डाउन हो तो शायद 50 रह जाए, 60 रह जाए. ऑलवेज बी डिलिजेंट जब भी आप कोर्ट केसेस के लिए जा रहे हैं. Thank you so much for enlightening us on so many legal aspects. But yeah, I feel that court should have some more balance kind of It will take time. laws. It Yeah. will take time. Even courts are observing. Some politicians also recently they said in the parliament misuse of laws, women protection laws. Yes. But definitely it will take time. Time. इतना जल्दी कोई लॉ नहीं आने वाला मेल के फेवर में, तो ऑब्वियसली यू हैव टू वेट. सही है, फिर हम फीमेल्स तब तक वो है यू कैन से एंजॉय. enjoy. But I think everybody should be
have some responsibility of on their own Exactly. कि हमें laws को ऐसे misuse नहीं करना चाहिए because it is a mental harassment for you also. See, ultimately you are also suffering, Absolutely. and I'm going beyond this law. Definitely karma will show. हाँ, It happens. it आपने happens. पैसे ले लिए, आपने सारा कुछ कर लिया, बाद में हाँ। मालूम चलता है you get nothing. आपने हम्म। सारे खत्म कर दिए, आप फिर से उसी फिर पोजीशन से उसी पोजीशन पे आ गए, राइट? या यू गेट इल और समथिंग, मैंने तो ये There भी are so देखा many है। things. There are Yes, so many things. so many things. So consider all those things also. And go for a mutual discussion. Always, Always. it's always suggested go for mutual divorce, mutual discussion, sit together, discuss, communicate, and if not, meet with the legal professional जो कि आपको out of the court settlement करा के आपको दे देगा, आप आराम से peaceful life lead करो। आप अपना जो एज है, डेफिनेटली लोग 30-35 के बाद कोर्ट में केस फाइल करते हैं, राइट? आपका जो पोटेंशियल टाइम है, पोटेंशियल ईयर है, आप वो कोर्ट में खराब कर रहे हो। आप अगर 10 लाख 20 लाख 50 लाख के लिए कोर्ट में खराब कर रहे हो, आपके पास वो पोटेंशियल, आप 1 CR कमा सकते हो। एब्सोल्युटली, यस। दैट इज द टाइम, आप उसको चैनलाइज करो, वो एनर्जी को कहीं और चैनलाइज करो, पीसफुल लाइफ लीड करो। It's a take for all of us. Definitely. Thank you so much. Thank you.